लेकिन प्रदूषण की समस्या दिल्ली में बढ़ती जा रही है, कम होने की बजाय बढ़ती जा रही है। अगर आपके पास 1000 गाड़ियां हैं तो इट इज लाइक 6000 कार्स टुडे। उसके ऊपर आबादी बढ़ी, बट आबादी बढ़ी एक्सक्यूज नहीं हो सकता, वो तो बढ़ेगी ना। मेरा ये कि अभी भी मैं ज्यादा अभी कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि बीजेपी की सरकार नहीं आई है। मुझे निराशा केवल ये है कि ये बहुत गंभीर दिखती नहीं है। हो सकता है अच्छा काम करे, लेकिन मौका है आपको। केजरीवाल तो बहाने लगाता था, ऑल्दो वो भी बहाने गलत थे। तो मुझे मालूम है एलजी एंड ऑल को मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ, जिस तरीके का वो एक उनके बारे में बताते थे कि वो काम नहीं करने दे रहे, वो गलत था। लेकिन इनको तो वो बहाने भी नहीं है। बहाने भी नहीं है। हमारे साथ हैं कांग्रेस के पूर्व सांसद संदीप दीक्षित जी। नमस्कार संदीप जी, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है। संदीप जी, आप 2 टर्म सांसद रहे दिल्ली के, और उस समय सांसद रहे जब शीला जी आपकी माता जी भी थी और कांग्रेस की बड़ी नेता थी, मुख्यमंत्री भी थी। उस वक्त दिल्ली में मुझे याद है अच्छी तरह से कुछ समस्याएं आई थी, खासकर प्रदूषण की समस्या तब भी आई थी, और उसको हैंडल किया था सीएनजी बसेस के जरिए। मुझे याद है वो, मैं तो उसमें आईटीओ में हमारा ऑफिस होता था, हम स्कूटर से अगर जाते थे तो आईटीओ पुल में अगर कोई ऑटो खराब हो जाता था तो फिर वो मंडी हाउस तक जाम लग जाता था। हाँ, जी, जी। और आंखें जलती थी उस समय किसी भी मौसम में। उस पूरी समस्या को जिस तरह से शीला जी की सरकार ने हैंडल किया, मैं तो विटनेस हूँ, एज ए जर्नलिस्ट भी, एज ए सिटीजन भी। दिल्ली का ट्रैफिक स्मूथ हुआ, आईटीओ पुल के कई लेन्स बन गई, सीएनजी बसेस आ गई, सारी ब्लू लाइन रेड लाइन रिप्लेस हो गई, हट गई, वो सब हुआ। और आज दिल्ली जो है, मतलब 2013 में शीला जी की सरकार गई थी, उसके बाद आज 2025 में हम बात कर रहे हैं। आज दिल्ली प्रदूषण की भयंकर समस्या झेल रही है, सांस लेना मुश्किल। आज तो सीजीआई ने भी कह दिया कि वो मुश्किल हो गई, उनको वॉक कर रहे थे, 55 मिनट तक वॉक किया, उसके बाद उनको सफोकेशन हुआ और उनको घर आना पड़ा। उन्होंने वर्चुअल कोर्ट की बात कर दी। देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो ये देश की राजधानी है। आप एक पॉलिटिशियन के रूप में, एक सोशल एक्टिविस्ट के रूप में, चूँकि आप सोशल सेक्टर में बहुत सक्रिय हैं, और एक एक्स एमपी के रूप में भी, समस्याओं को किस रूप में देखते हैं और क्या निदान है इनका? देखिए, मैं पहले एक चीज़ ज़रूर शीला जी के समय की बताना चाहूँगा कि हम लोग जो कई बार उनसे बातचीत करते थे, उनमें मेरे ख्याल से आज के नेताओं में एक जो बड़ा प्रमुख अंतर था, वो दिल्ली के नागरिक की तरह भी सोचती थी। ये लोग सिर्फ राजनेता की तरह सोचते हैं। इनको लगता है कि जनता की जो अपेक्षाएं हैं, जिसका आगे चल के 3-4 साल में वोट में परिवर्तन होता हो, वो वाली सोच इनकी प्राथमिक है, होनी चाहिए, जरूरी भी है। भाई, अगर आप मैच खेलेंगे तो जीतना भी बहुत जरूरी है। उन्होंने जब अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी तो उसने लिखा सिटीजन, ये शब्द इस्तेमाल किया, जो अमूमन हम राजनेता या राजनीति में जो हैं वो अपने आप को, खैर किसी भी चीज में वो सिटीजन नहीं मानते, क्योंकि हम में इतना एरोगेंस हो गया कि हम सिटीजन से परे कुछ होने लगते हैं। लेकिन उनका क्या, और उससे वो दिल्ली को शहर की तरह पड़ती थी। इसलिए जब कोई डिमांड नहीं थी तो वो जूझ गई सीएनजी में। जब कोई जरूरत नहीं थी तो दिल्ली का हरित कवर बढ़ाने लगी, जबकि दिल्ली की ट्रांसपोर्ट लॉबी बहुत खिलाफ थी। हाँ, बहुत खिलाफ थी। आपको याद होगा, उन्होंने नो टू क्रैकर कैंपेन किया, बड़ा विरोध हुआ कि पता नहीं लोकप्रिय होगा क्या होगा। उन्होंने नो टू प्लास्टिक कैंपेन चालू किया, उसमें बहुत ऑपरेशन हुआ। मुझे इतना याद है, कांग्रेस के अपने नेता ही थे जो छोटी पन्नी के पैप बनाया करते थे। उसके प्रेशर्स भी आते हैं, और प्रेशर को बैलेंस करना ही पॉलिटिक्स है। और वो जो उन्होंने कैंपेन शुरू किया, जो कितना रेलेवेंट है, सब रेलेवेंट है। तो बैन करने की मुझे मालूम है कि उसमें धीरे धीरे, मुझे याद है एक जगह मैं गया था दुकान में पटाखे खरीदने, तो स्वतः ही 2 बच्चे आ गए, अंकल पटाखे मत खरीदिए। मैं बड़ा इरिटेट हुआ, मुझे तो मन करता पटाखे का, लेकिन एक वो अवेयरनेस एक बड़ी थी। तो उस तरीके की सोच वाला व्यक्ति थोड़ा सा दिल्ली या शहरों की अब जो प्रशासन है उसमें चाहिए, क्योंकि शहरों की उस तरह की सोच, शहरों की विकास बहुत परे है सामान्य विकास से। उस तरह की सोच बीजेपी में शायद खुराना जी में थी, शायद जी, मतलब जी। एक बाकी नेताओं में नहीं, बाकी एक सिटीजन तरह सोचने में, हाँ थी कुछ हद तक उनमें थी, कुछ शायद थोड़ा बहुत जगप्रवेश जी में थी, क्योंकि हम लोगों ने जगप्रवेश जी का भी थोड़ा बहुत उसमें थी। बाकी में साहिब सिंह जी में खैर उनको ज्यादा समय भी नहीं मिला, पर वो एक तो क्या हो जाता ना, ये हम लोग तमगे लेके चलते हैं कि ये रूरल दिल्ली का, दिल्ली में रूरल है क्या, लेकिन वो रूरल है तो फिर आपको किसानी की, खेती की, भले वो दो ना हो। उस कभी कभी आदमी अपनी आइडेंटिटी, जो आइडेंटिटी आप किसी जगह को क्लेम करने के लिए करते हैं, वो जो आइडेंटिटी में आप अपने आप को फंसा देते हैं, वो शायद नहीं फंसना चाहिए था। मैं सिर्फ एक कॉन्टेक्स्ट दे रहा था। एनीवे,
लेकिन अब जिस तरह की समस्या सामने है, 10 साल आम आदमी पार्टी की सरकार रही, पिछले 5-6 महीने से ये बीजेपी की सरकार भी है, और अब तो ट्रिपल इंजन की सरकार हो गई है, दिल्ली में भी, हरियाणा में भी, केंद्र में भी, उत्तर प्रदेश में भी, एनसीआर में पूरे जो है, आप देखिए राजस्थान में, एक पंजाब को छोड़कर सब जगह बीजेपी की सरकार है, और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, जो दिल्ली में भी सरकार थी। लेकिन प्रदूषण की समस्या दिल्ली में बढ़ती जा रही है, कम होने की बजाय बढ़ती जा रही है। जी। तो कैसे इसका निदान हो सकता है? क्योंकि एक समय जिन कारणों से प्रदूषण था उसका तो निराकरण कर लिया, आज तो इलेक्ट्रिक बसें भी आ गई। मुझे याद है जो कॉमनवेल्थ के टाइम में कितनी बसों का पूरा बेड़ा जो है उन्होंने निकाला किया था। अब तो ग्रीन बसें भी है, लेकिन प्रदूषण बढ़ता है। इसमें एक और मैं बात बताऊं, सी हम लोग बात करते हैं सीएनजी की, उसके साथ असली में 5-6 और भी कदम उठाए गए थे। देखो मैं कोई बहुत बड़ा विशेषज्ञ नहीं हूं, तो आंकड़ों में नहीं जाऊंगा, लेकिन अमूमन अगर आप 4-5 वो बड़े कारण लें जिस कारण से दिल्ली में या आसपास में प्रदूषण है, उसमें ये पराली बहुत बड़ा नहीं है, 7-8-10% होता है। और पराली तो वही विंटर में जलती है, विंटर में जलती है, हाँ, लिमिटेड टाइम। और समर में भी जब लोगों को आंखों से नहीं दिखता तब भी पोल्यूशन वही 250, 300, 350, 400 रहता है। जी। ऐसा तो है नहीं कि कोई कम हो जाता है। जो मुझे याद है जब सांसद के रूप में, बाद में जब मैं पढ़ा करता था, तो सामान्य सिंपल चीजें, एक तो धूल और धूल से रिलेटेड बहुत है, व्हीकुलर स्मोक बहुत ज्यादा है, ठीक है, डस्ट और व्हीकुलर स्मोक बहुत ज्यादा। इसके 4-5 चीजें जो सरकार सीधे सीधे कर सकती है। एक तो जैसे आपको समय मैडम ने जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ाया था, जिसमें एक रणनीति में एक हिस्सा था आपका मेट्रो, एक था बसें नहीं लाना, ठीक है, और सड़कों का चौड़ीकरण करना। ये दो के पीछे एनवायरनमेंट भी एक सोच थी, और जिसमें ये फ्लाईओवर वगैरह बनाए, वो सोच बिल्कुल ट्रैफिक जैम ना लगे, स्मूथ ट्रैफिक रहे। अब अभी भी लोग कहते हैं फ्लाईओवर बनाया तो क्या हुआ? फ्लाईओवर का मतलब केवल ये नहीं था। मैं आपको छोटी छोटी बातें बताता हूं जो लोगों ने मुझे बताई। उन्होंने ये कहा साहब कि मैडम के समय एवरेज जो गाड़ी का गियर था वो 3rd गियर या 4th गियर या उसके बीच में आ गया था। अब क्योंकि सड़कें नहीं है, टूटी हुई सड़कें हैं, नया इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना, तो अब वो एवरेज जो है 2nd गियर पे गिर गया है। 2nd गियर का एवरेज मतलब है, मैं ऐसे सर बहुत टेक्निकल नहीं हूं, जो मैंने सुना है, इसका मतलब है कि गाड़ी का पोल्यूशन 5 से 6 गुना हो जाता है। सो अगर आपके पास 1000 गाड़ियां हैं तो इट इज लाइक 6000 कार्स। बिल्कुल। उसके ऊपर आबादी बढ़ी, बट आबादी बढ़ी एक्सक्यूज नहीं हो सकता, वो तो बढ़ेगी ना। तो बढ़ेगी। आप प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए। प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए। ये कह देना कि साहब आज ज्यादा गाड़ियां हैं, तो आप समझ नहीं रहे थे कि किस तरीके से दिल्ली को बढ़ना चाहिए। देखिए गाड़ियां तो मैडम के समय भी बढ़ रही थी। देखिए बेजिंग में तो उन्होंने कंट्रोल कर लिया ना सारा। मेक्सिको सिटी जो इतना बुरा माना जाता था, और जहां की मेक्सिको की गवर्नेंस के बारे में कोई तारीफ कभी नहीं होती है। तो फिर जैसे सड़कें हैं, अब सड़कों का अगर आप ठीक नहीं रखेंगे तो एक गड्ढे का मतलब यह है उस पूरी सड़क में जैम लगना। जैम लगने का मतलब है आइडल में धुआं निकलता है। फिर आइडल में एक और चीज, फिर 1st गियर 2nd गियर में गाड़ी चलती है। आप पहले अपने घर से आते थे, शायद 25 मिनट लगते थे, आज उसी जर्नी में आपको 50 मिनट लग रहे हैं। तो एक आपकी गाड़ी की गियर कम हो गया, दूसरा आपकी गाड़ी का समय सड़क पे खत्म हो गया, ऑटोमेटिकली प्रदूषण बढ़ेगा। फिर दिल्ली में, जहां मैं सबसे ज्यादा दोषी मानता हूं आम आदमी को, ज्यादा इसलिए नहीं मानता क्योंकि वो कोई विकास करने नहीं आए थे, वो फ्री फंड में आए थे और उन्होंने एक माहौल बनाया था, और वो ट्रू टू रीजंस ऑफ विक्ट्री बनते रहे कि ठीक है भाई कुछ ना कुछ फ्री फ्रू करते रहो, छोटा मोटा पैसा खर्च करते रहो। तो चलो, उनका तो कभी ध्यान था नहीं इस तरफ, बेसिक चीजों पर ध्यान नहीं था। इसलिए अब मुझे मालूम है 5-6 साल से हमारे जल बोर्ड के स्वीज लाइन्स क्लीन नहीं हुई हैं। तो जब भी बरसात होती है उसकी डस्ट आती है सड़क पे। अब एक बार डस्ट सड़क पर आ गई, वो कहां जाएगी? वो सूखती है, फिर सूखती है। आप पानी कितना भी डाल लो, फिर वो वहीं दबती है, फिर वो एयर में आती है। फिर हमारे जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स थे पीडब्ल्यूडी के, उनकी क्लीनिंग नहीं हुई। तो मैं कह रहा हूं एक एक चीज बिल्ड करती गई। स्मॉक टावर्स बंद पड़े रहे हुए। तो वो जो होता ना कि लास्ट स्ट्रॉ द कॉमन्स बैक अंग्रेजी में, वो कितने स्ट्रॉज उस बेचारे उस पर हमने ऊंट पे लाद दिए कि वो कोलैप्स कर गया। इलीगल कंस्ट्रक्शन मैसिव है, सर। हमारे समय में अगर आपको याद होगा 1500 के करीब कॉलोनियों को वो किया गया था, रेगुलराइज किया गया था, जिसमें तमाम कानूनों को भेदते हुए भी 1100 हो पाई। बाकी कोई अरावली पे थी, कोई सरकारी जमीनों पे थी, कोई तालाबों पे थी। अब उसके बाद जो हैवी पॉपुलिज्म आया है, आज वो हमारी 1400 से 1500 कॉलोनियां करीबन 1800-1900 हो गई। और वही नहीं, उनके दायरे बढ़ गए। जो जहां पहले 500 मकान थे, आज 5000 मकान है। तो कहने को नहीं बड़ी अनऑथराइज कॉलोनी, लेकिन अनऑथराइज में क्या होता है, नंबर नहीं बढ़ा, लेकिन कंस्ट्रक्शन ज्यादा होती है, क्वांटम बढ़ गया। फिर क्या है, आपने जहां जमीन थी, जहां डस्ट थी, वो आपने कवर कर लिया सीमेंट से, पेड़ कट गए, बाग नहीं आ पाए। तो एक एक करके हमारे लोगों ने पिछले 11-12 साल के विकास में दिल्ली की इतनी बुरी कमर तोड़ी है
कि अब बहुत कठोर स्टेप्स चाहिए होंगे, और मुझे सर्जरी चाहिए लगता पूरी। नहीं है कि बीजेपी की सरकार अभी कठोर स्टेप्स लेने के लिए तैयार है। इनको याद करना चाहिए, शीला जी ने कठोर स्टेप्स लिए थे, मुझे याद है वो सीलिंग में, उसमें सब में। अब एक और चीज मैं बताता हूँ, आपको याद है इंडस्ट्री, हाँ, और ऑलमोस्ट सारी हटाई गई सारी थी, हटाई गई थी, बिल्कुल बिल्कुल। अब वही नहीं, हमको इतना याद है कि जब आपको याद होगा जब आधुनिकीकरण हुआ था, मॉडर्नाइजेशन ऑफ बिजली, तो ऐसी जगहों पे जहां 50 साल से किसी ने 1 रुपया बिजली का नहीं दिया था, वहां मीटर भी लगाए गए थे। और ये आपकी जो जमुना किनारे जो ये ITO के वाली जो पूरी बस्ती थी, उसको रिसेटल किया, सब रिसेटल किया था। तो वो अगर कठोर कदम ये उठाने लगेंगे, मुझे नहीं लगता है कि कोई सोल्यूशन नहीं है। सही कह रहे हैं, वो सोचती थी, बिल्कुल एक्सीडेंट थे। और एक और अच्छी बात बताऊं आपको, क्योंकि आप तो खैर उनके बेटे ही हैं, लेकिन मेरा भी थोड़ा उनसे बहुत रिश्ता रहा, क्योंकि यूपी में भी वो बहुत एक्टिव थी एक समय, तो यूपी की उस वक्त तो यूपी वाली होकर सोचती थी। हाँ वही, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं दिल्ली आने से पहले ये सब तब नहीं था उनकी सोच में, ना तब वो यूपी की होकर सोचती थी कि यूपी को कैसे बढ़ना चाहिए, कैसे इन्वेस्टमेंट आए यहाँ, कैसे बेरोजगारी दूर हो, कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, बिल्कुल ये सब बात करती थी। एग्रीकल्चर की बात, एग्रीकल्चर के बारे में, कन्नौज में आलू का बहुत समस्या थी, आलू के लेके, टिकर को लेके, क्योंकि उस वक्त जब वो कन्नौज से MP थी और राजीव जी की मिनिस्ट्री में PMO की मिनिस्टर, तब मैं उनसे मिलता था। अच्छा। तो उस वक्त वो, और चूंकि कुछ मेरा जो आपका पैतृक गांव है, मेरा भी गांव वहीं से पास में ही है। अच्छा, उगू के पास आपका उगू है, मेरा जो फतेहपुर 84 के आगे, समझ गए, तोरना दबौली है। अच्छा। तो वो उन्हें मालूम था, तो उस रिश्ते से भी मैं थोड़ा कानपुर और उस रिश्ते से बात करता था, तो वो सब चीजें डिस्कस करती थी वो। तो ये आपने जब बात सही कि उनके व्यक्तित्व में ये बात थी कि वो एज सिटीजन ऑफ द स्टेट, जहां से और जब दिल्ली आई तो दिल्ली वाली हो गई। इसीलिए वो एक ऐसा कॉम्बिनेशन थी कि वो जितनी पॉपुलर ग्रेटर कैलाश और गोल्फलिंग में थी, उतनी ही पॉपुलर वो कल्याणपुरी और शादरा में भी थी, जबकि वो पॉपुलिस्ट नहीं थी, पॉपुलर मतलब एक उनका जो फिगर था, कहीं वो दीदी थी तो कहीं मदरली उनका वो था, कहीं वो मतलब ईच एंड एवरी सेक्शन ऑफ दिल्ली शी हैज ए कॉन्स्टिट्यूंसी और हर एक को। तो ये इस तरह का कॉम्बिनेशन जो है दिल्ली में बड़ा रेयर था। मेरा ये कि अभी भी मैं ज्यादा अभी कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि बीजेपी की सरकार नहीं आई है। मुझे निराशा केवल ये है कि ये बहुत गंभीर दिखती नहीं है। हो सकता है अच्छा काम करे, देखिए मौका है आपको, और आपके पास 4 साल बाद बहाने नहीं बचे। अब तो ऊपर भी सरकार तो बहाने लगाता था, ऑल्दो वो भी बहाने गलत थे। तो मुझे मालूम है LG एंड ऑल को मैं थोड़ा बहुत जानता हूं, जिस तरीके का वो एक उनके बारे में बताते थे कि काम नहीं करने दे रहे, वो गलत था। लेकिन इनको तो वो बहाने भी नहीं है। नहीं, बहानों में मैं हमेशा कहता था इस बात को लेकर के, जब डिस्कशंस में मेरी बात होती थी कि देखिए, जब खुराना जी चीफ मिनिस्टर थे तो नरसिम्हा राव जी प्राइम मिनिस्टर थे, तब भी दिल्ली सरकार चली, और जब शीला जी चीफ मिनिस्टर हुई तो अटल जी लंबे समय तक प्राइम मिनिस्टर रहे, 2004 तक तो अटल जी रहे, तब भी दिल्ली में कोई वो दिक्कत नहीं आई। नहीं, दोनों, मैंने कहा 2 चीफ मिनिस्टर्स के एग्जाम्पल हैं कि उन्होंने केंद्र सरकार के साथ कैसे कोऑर्डिनेशन किया। अब ये एक नई चीज थी कि अब स्थिति ये है, आप सही कह रहे हैं कि अब बहाने नहीं है, अब तो वो सारे इंजन इन्हीं के हैं, दिल्ली सरकार भी हो गई, भारत सरकार भी हो गई। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।